So we are dealing with optical instruments. तो सबसे पहले ऐसा बात आता है कि ये होता क्या है, इसका नीड क्या है। तो अपने अगर पहले आसपास अगर अपने देखें तो वो 4-5-6 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो ऐसे ही मिल जाएंगे। जैसे जनरली क्लास में बहुत सारे लोग चश्मा पहनते हैं तो वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही हो गया। तो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या करता है, तो अपने बोलते हैं, जो यही इसका डेफिनेशन भी अपने यही लिख लेते हैं, तो अपने बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवाइसेस optical instruments are devices, or you can say instruments, which works on the phenomena of which works on the phenomena of reflection and refraction of light and refraction of light for image formation by various objects, for image formation by various objects for their study in detail, for their study in detail. इसका अपने अगर और इसको अच्छे तरीके से बोले, तो जैसे एक एस्पेक्ट हो गया कि अपने इस तरीके से इसको करते हैं कि भाई ये हम लोग उसका डिटेलिंग स्टडी कर पाए। तो जैसे अगर एग्जांपल अगर अपने लें तो अपने एग्जांपल के तौर पे तो बहुत सारा चीज दिखा सकते हैं, जैसे पेरिस्कोप, कैलेडोस्कोप, बाइनोकुलर्स, ये सारा ही एग्जांपल है। लेकिन अपने यहाँ पे वो सब नहीं लिखेंगे, अपने काम का बात ही लिखेंगे। तो मैं लिखता हूँ द मोस्ट कॉमन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स that we use are, तो भाई सबसे पहले जो लिखेंगे तो थोड़ा सा तुमको अजीब लगेगा सुनने में भी, ह्यूमन आई, ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है। सेकंड नंबर पे तो लिखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। थर्ड में अपने लिखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फोर्थ में लिख देते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। फिफ्थ में लिख देते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। सिक्स्थ में लिखते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। सेवेंथ में अपने लिख देते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप। So this is the basic categorization अगर अपने करें तो अपने बोलते हैं कि भाई इस तरीके से हो गया। इसके अलावा आप चाहें तो लिख रहे हैं अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर पेरिस्कोप, कैलेडोस्कोप, बाइनोकुलर्स, एक्सेट्रा। तो भाई सबसे पहला अपने जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं दैट इज ह्यूमन आई। तो जो आप ऑब्वियस सा बात है, जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो एक ह्यूमन आई का एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अपने अगर ऐसा अपने फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, अपने बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात नहीं करेंगे, तो अपने बोलते हैं ये हो गया हमारा एक आई लेंस। दिस इज आई लेंस दैट वी हैव, एंड ओवर हियर वी हैव सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स जो है वो क्या काम करता है हमारे लिए,
तो ciliary muscles are responsible for changing the focal length of the lens. तो अपने जब पास का चीज को देखते हैं या दूर की चीज को देखते हैं तो उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, तो ये एडजस्टमेंट का काम जो है वो सीलियरी मसल्स का है. नाउ वी विल ओनली डिस्कस अबाउट द फिजिक्स एस्पेक्ट ऑफ इट. अपने जैसे अब ये इसमें भाई 3 पार्ट हो गए, तो कॉर्निया, कॉलेरा, फिर उसके बाद अपने बोलते हैं रेटिना. तो रेटिना में वो पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसको अपने बोलते हैं रॉड्स एंड कोन्स, वेयर रॉड्स डिटेक्ट द इंटेंसिटी एंड कोन्स डिटेक्ट द वेवलेंथ और द कलर ऑफ द लाइट. ठीक है ना भाई. तो ये जो सारा बात है ये अपने ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे. तो ओवर हियर इफ आई ड्रॉ दिस रे डायग्राम, तो मैं बोलता हूँ कि अगर किसी दूर के चीज को आप देख रहे हैं तो वो ऐसा कुछ होता होगा कि रे ऑफ लाइट आया, ये कन्वर्ज करके रेटिना पे एक इमेज फॉर्म कर लेता है. समथिंग लाइक दिस इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस. एंड ओवर हियर वी हैव अ रेटिना which is containing rods and cones. So rods are responsible for intensity visualization and cones are responsible for wavelength and identification of color. Wavelength and identification of color. तो अपने बेसिकली बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एक इमेज फॉर्म हुआ है, ये जो सेंसरी मसल्स है, सेंसरी नर्व्स जो यहाँ पे है, जिसको अपने ऑप्टिकल नर्व से रिप्रेजेंट करते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल नर्व्स the sensation will be carried to the occipital lobe of the brain, जहाँ अपने इंटरप्रेट करेंगे कि भाई इमेज कैसा बना, किसका है. फिर ब्रेन उसके अकॉर्डिंग काम करेगा कि भाई अगर अच्छा तुम्हारा दोस्त है, तुम हाथ मिलाने के लिए चले जाओगे या गाली दे दोगे, जो तुम्हारा मन. या और अगर ऐसा रहा कि तुम शेर देख रहे हो, तुम भागोगे. तो ये देखने के बाद ये जो सेंसरी मसल्स है जहाँ तक वहां बात पहुंचता है ऑसिपिटल लोब पे, उसके बाद अपने ऐसा बात करते हैं अब करना क्या है, व्हाट इज गोइंग टू बी अ रिस्पांस विल बी डिसाइडेड लेटर ऑन. तो वो फिजिक्स का पार्ट नहीं है. फिजिक्स अपने सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे आया, ये लेंस हमारे लिए काम कर रहा है. ये लेंस को लार्जली सिलियरी मसल्स गवर्न करता है, जो हमारा नियर पॉइंट और फार पॉइंट डिस्कस करता है. तो नियर पॉइंट और फार पॉइंट के ऊपर अपने यहीं पे एक बात कर लेते हैं. फार पॉइंट का मतलब ये हो गया कि कितने दूर पे अगर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो मतलब आई अपना देख पाएगा. तो अपने बोलते हैं फार पॉइंट फॉर ह्यूमन आई इज इंफिनिटी. तो अपने लिखते हैं फार पॉइंट फॉर ह्यूमन आई इज इंफिनिटी. फार पॉइंट फॉर ह्यूमन आई is infinity, and in this case we say that the ciliary muscles are least strained. In this case ciliary muscles are least strained, मतलब ciliary muscles इसमें least strained position पे रहते हैं. Ciliary muscles are least strained. Near point or least distinct of or least distance of distinct vision, इसको अपने कैपिटल डी यानी कि 25 सेंटीमीटर अपने बोलते हैं. And in this case the ciliary muscles are most strained. And in this case the ciliary muscles are most strained. सबसे ज्यादा strained position पे रहता है. जैसे मैं बोल रहा हूँ फार पॉइंट और नियर पॉइंट, इसका अपने इस तरीके से ही बात को समझ सकते हैं कि अगर मैं तुम कहीं पहाड़ पे चले जाते हो, तुमको बोलते हैं तुम कहाँ तक देख पा रहे हो, तुम बोलते हो बहुत दूर तक देख पा रहे हैं. तो जो बहुत दूर तक देख पा रहे हैं वो यही वाला बात है, वो फार पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं वाला बात है. कहाँ तक देख पा रहे हैं, बहुत दूर तक देख पा रहे हैं. इफ आई टेक यू ऑन अ हिल टॉप एंड देन यू आर एबल टू सी वेरी फार अवे. तो वेरी फार अवे मींस फार पॉइंट फॉर ह्यूमन आई इज इंफिनिटी. और अगर मैं तुम्हारे सामने एक ऑब्जेक्ट को लेकर के आते जाऊं एंड इफ आई विल क्रॉस योर नोज, तो आप उस चीज का एक डिस्टिंक्ट इमेज नहीं देख पाएंगे. आप अगर एक कंफर्टेबल रीडिंग अगर करना चाहते हैं तो अपने आप ही आप अपने कॉपी को या अपने रीडिंग ऑब्जेक्ट को आप अपने से कंसिडरेबल डिस्टेंस पे पकड़ते हैं. ऐसा नहीं करते हैं एकदम आंख के एकदम पास ला करके देखते हैं, कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा. तो अपने बोलते हैं क्या हो गया, ये हो गया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि 25 सेंटीमीटर, और ये हो गया फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई विच इज इंफिनिटी. तो अपने ये दो बात करते हैं इसके ऊपर. तो आफ्टर स्टडिंग ह्यूमन आई अपने बात करें कि भाई डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई क्या क्या होता है.
तो अपने चश्मा क्यों पहनते हैं? बेसिकली ये सवाल ये है कि चश्मा क्यों पहनते हैं, तो अपने दो रीजन से, उससे भी ज्यादा रीजन हो सकते हैं ऐसे, तो जनरली दो रीजन से चश्मा पहना जाता है। तो पहला क्या हो गया, पहला अपने जो पढ़ रहे हैं जो दिख रहा है वो गया मायोपिक आई। तो मायोपिक आई पे जैसे अपने देख पा रहे हैं कि रे ऑफ लाइट जो आया वो यहाँ पे कन्वर्ज पहले ही कर गया, तो रेटिना पे इमेज बनाने के बजाय वो पहले ही इमेज बना दिया, तो रेटिना के पहले ही इमेज बन गया। तो अपने क्या बोलते हैं, अपने इसमें एक बात बोलते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। अपने क्या लिखते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। इट इज रेफर्ड एज शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस, जिसको अपने मायोपिक आई बोलते हैं। अपने बोलते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। Images produced before the retina. Images produced before the retina. मायोपिया को अपने क्या क्या बोलते हैं, अपने शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, मायोपिक तो बोल ही रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, अपने बोल रहे हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, द इमेज इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द रेटिना। ये दिख ही रहा है अपने को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, यानी कि बहुत दूर से आ रहा है, मतलब रेज ऑफ लाइट आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर। तो जो पैरेलल टू ईच अदर आ रहा है वो एक्चुअली कन्वर्ज करके जा रहा है पहले ही, तो पहले ही कन्वर्ज कर जा रहा है। तो अब आता है इसको करेक्ट कैसे करें, तो अपने अगला पॉइंट जो लिखेंगे वो लिखेंगे अ डाइवर्जिंग लेंस, अ डाइवर्जिंग लेंस इज प्लेस टू करेक्ट द विजन। तो अब करेक्ट द विजन में क्या होगा, ये डाइवर्ज हो गया इधर, ये हल्का इधर डाइवर्ज हो गया, एंड नाउ व्हाट विल हैपन, द रे ऑफ लाइट विल कन्वर्ज एट द रेटिना। तो डाइवर्जिंग लेंस इज द करेक्टिंग लेंस ओवर हियर, ये करेक्टिंग लेंस का हमारा कौन काम कर रहा है, तो करेक्टिंग लेंस का काम हमारे लिए कर रहा है डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस इज द करेक्टिंग लेंस, द पावर ऑफ द लेंस इज नेगेटिव, द पावर ऑफ द लेंस इज नेगेटिव। तो कोई ऐसे बोलता है कि मेरा नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव पावर का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो मायोपिक पर्सन है, और उसके लिए करेक्टिंग लेंस जो है वो कैसा है, वो डाइवर्जिंग लेंस है। द पर्सन इज मायोपिक एंड द लेंस विच ही इज यूजिंग इज डाइवर्जिंग लेंस। तो भाई अपने नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई या फिर अपने लिखते हैं फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। In case of far-sightedness or hypermetropia, objects at near point are not clearly seen. Objects at near point are not clearly seen. It is because image is produced beyond the retina. Retina के पीछे image produce हो रहा है. The image is produced beyond the retina. Beyond the retina. तब इसके लिए अपने क्या करें, इसके लिए अपने करेक्टिंग ग्लास के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं एक और कन्वर्जिंग लेंस। तो नाउ व्हाट विल हैपन, ये रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा, और फिर जो आई है वो अपना काम तो करेगा ही, वो भी कन्वर्ज करेगा सच दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना। तो अपने लिखते हैं अ कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड एज अ करेक्टिंग लेंस, अ कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड एज अ करेक्टिंग लेंस, power of the lens is positive, power of the lens is positive, power of the lens is positive। तो भाई जो नेक्स्ट डिफेक्ट अपने पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। तो इसमें अपने क्या बोलते हैं, इसमें अपने बोलते हैं दी आई लेंस फेल टू प्रोड्यूस शार्प इमेज ऑन रेटिना, the eye lens failed to produce sharp image on retina from light falling in all directions, from light falling in all directions। In order to rectify such defect we use cylindrical lenses,
In order to rectify such defect, we use cylindrical lenses तब इसके अलावा जैसे प्रेस बायोपिया करके एक और चीज होता है, वो मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं उसकी ज्यादा डिटेल नहीं देंगे। तो वो क्या है, वो उम्र के साथ साथ जो आंख का रोशनी जाना होता है उसको अपने बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो उसमें क्या होता है, ग्रेजुअल लॉस होता जाता है और उसके बाद आप अपने आस पास के ऑब्जेक्ट को पढ़ने में केपेबल नहीं होता है, क्योंकि मसल्स जो है वो स्ट्रेन्ड हो जाते हैं विथ ओल्ड एज। दैट इज रेफर्ड एज प्रेस बायोपिया, PRESBYOPIA। ठीक है ना। तो हम लोगों ने 4 एस्पेक्ट्स के ऊपर बात किया। प्रिलिमिनरी हम लोगों को 2 चीज के ऊपर ध्यान रखना है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। उसके बाद एस्टिग्मेटिज्म में क्या हो गया, तो कॉर्निया ओवल शेप का हो गया, तो शार्प इमेज नहीं बनता है। मल्टीपल फोकल पॉइंट्स डेवलप हो जाता है और मल्टीपल फोकल पॉइंट्स डेवलप होने की वजह से कोई एक शार्प इमेज ऑब्टेन नहीं होता है। दैट इज व्हाई द पीपल यूज सिलिंड्रिकल लेंसेज। सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करने से इसका भी करेक्शन हो जाता है। तो अपने सिलेबस अपने जनरली जो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर ही सवाल आता है। ठीक है ना। प्रेस बायोपिया जो है वो ओल्ड एज प्रॉब्लम है। उसमें क्या होता है, उसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे करके सामने वाला ऑब्जेक्ट जो है वो दिखना बंद हो जाता है। तो ये अपने ऐसे सिंपल माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो उसके पहले जैसे अपने ये चर्चा कर लेते हैं कि एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। कोई जैसे अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस किया गया आई के सामने, तो अपने पहले डील कर रहे हैं जैसे कि एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपने किसको बोलते हैं। ऑब्जेक्ट इमेज के लिए भी सेम बात होगा, एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज। तो if I consider that this is the eye of the observer who is viewing an object, such that we consider something like this, that a object is placed in position like this. So for this particular object, I say that the eye is subtending a certain angle. The eye is subtending a certain angle. तो ये एंगल जो ये आई सबटेंड करता है, इसको अपने बोल देते हैं कि भाई इसका हाइट h मान लेते हैं और इसके डिस्टेंस को अपने कोई x दे लेते हैं। तो अपने इसका एंगुलर पोजीशन अगर अपने लिखते हैं यानी कि tan थीटा या सिंपली थीटा, तो इट इज रिटन एज h/x। So this is the angular size of an object. This is the angular size of the object. तो भाई इसमें इंपॉर्टेंट बात ये दिमाग में रखना है कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसका क्या काम है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ये काम है टू गेट अ favorable angular positioning of the eye so that we can view the image clearly and get the details. तो आप अगर पास वाले किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जिसको अपने मैग्नीफाई करना चाहते हैं, तो अपने ऐसे पहले मैग्नीफायर ही पढ़ेंगे। तो वी आर बिगिनिंग विद अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप एग्जैक्टली होता क्या है। लेट अस स्टडी सिंपल माइक्रोस्कोप। ये बड़े ध्यान से सुनेंगे, पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में अपने ऐसा बात करेंगे। ह्यूमन आई तो बड़ा आसानी से निकल गया आपका, थोड़ा थोड़ा बात उसमें बता दिया मैंने। जो अपने बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, तो अपने क्या बोलते हैं, अपने बोलते हैं कि ये बेसिकली एक कन्वर्जिंग लेंस ही है। एक कन्वर्जिंग लेंस ही है। तो जैसे अगर मैं इसके लिए एक रे डायग्राम पहले अगर बनाऊं, तो लेट अस कंसिडर समथिंग लाइक दिस। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस and then I place a converging lens like this. तो अगर एक converging lens को अगर अपने place करते हैं, so that the object is placed here. So we are placing the object in such a way that the object is between the optical center and the focus of the converging lens. तो अगर अपने इसके लिए अगर एक रे डायग्राम अगर बनाते हैं,
So we say that if a ray of light is passing through optical center, it will pass without any deviation. And if I take another ray, say if the ray of light is traveling parallel to principal axis, then it will pass through focus on the other side of the lens, which is somewhat like this. अपने बोलते हैं कि भाई यहाँ पे अगर एक फोकस दूसरा है, तो if we produce the rays in the backward direction, if we produce the rays in the backward direction, then we get a magnified virtual object. Then we get a magnified virtual object. तो ये जो है यही एक सिंपल माइक्रोस्कोप है. तो अपने रे डायग्राम में अपने ऐसे कितनी बारी बनाया ही होगा कि भाई अपने द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड द फोकल लेंथ. अपने ऐसा कुछ ऑब्टेन कर लेते हैं. अपने अगर इसमें अगर ऐसा बात बोले तो सबसे पहले ऐसा लिखते हैं. तो a converging lens of small focal length is preferred as a magnifier. A converging lens of small focal length is preferred as a magnifier, and the object is placed between the focal length and the optical center, and the object is placed between the optical center and the focal length of the lens and the focal length of the lens. तो यहाँ पे अगर अपने ऐसा बात अगर करते हैं कि भाई ये हो गया हमारे लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h0, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज hi, such that over here I am considering that this distance be referred as u, and the distance at which the image is formed be referred as d, such that the focal length of the lens is referred as f. तो अपने अगर ऐसा कुछ बात अगर करें तो अपने जब एंगुलर पोजीशनिंग अपने लेते हैं तो अपने मैं अगर इस एंगल के हिसाब से अगर ले लेते हैं एंगुलर पोजीशनिंग, ये दिस एंगल थीटा, और दिस एंगल थीटा वी टेक फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन. तो यहाँ पे अपने एक दो बात तो आसानी से बोल सकते हैं. तो लिखते हैं एंगुलर साइज ऑफ इमेज तो here if I write angular size of image, तो थीटा इमेज के लिए लिखें तो ये हो जाएगा height of image by d. And if I write angular size of object, the angular size of object will be written as h0 by u. तो एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अगर अपने देखें तो कुछ ऐसा बात है. So over here we can definitely write that h1 by d
इज इक्वल टू एच नॉट बाई यू। तो एच आई बाई डी इज इक्वल टू एच बाई यू अपने आराम से लिख सकते हैं ना। So where hi by h naught can be written as d by u. Where hi by h naught can be written as d by u. तो ये एक हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न आ गया इधर कि hi by h naught is equal to d by u. तो अब अगर अपने इस फॉर्मूला पे अगर थोड़ा सा और विचार करें तो अपने जैसे जब भी इस टॉपिक के ऊपर पढ़ाई करते हैं तो अपने ऐसा बोलते हैं कि नियर पॉइंट पे क्या होगा और फार पॉइंट पे क्या होगा। जब भी अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे बात करेंगे तो विल डिस्कस टू एस्पेक्ट्स कि नियर पॉइंट पे क्या होगा और फार पॉइंट पे क्या होगा। तो अभी जैसे हम लोगों ने एक वैल्यू निकाला मैग्निफिकेशन का कि मैग्निफिकेशन इज टर्निंग आउट टू बी डी बाई। तो अगर यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ कि फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला we can write that u is equal to df upon d plus f। तो ये जो डायग्राम था अपने इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो भाई लेंस फॉर्मूला हो गया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। साइन कन्वेंशन अपने अप्लाई कर लेते हैं और साइन कन्वेंशन अप्लाई करने के बाद अगर u और d को अगर कंपेयर करें तो ऐसा आ जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है ना। तो अब क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि फ्रॉम m which we calculated as d by u, so we can definitely write it as d upon, and u can be written as df upon d plus f. So we get d plus f upon f, and then we can write that this is turning out to be 1 plus d by f, 1 plus d by f, and this is applicable for near point. This formula is applicable for near point. तो जब अपने नियर पॉइंट करते हैं तो अपने कैपिटल डी को 25 सेंटीमीटर कर देंगे, अपने डी को क्या कर देंगे 25 सेंटीमीटर कर देंगे। अभी फिलहाल अपने कैपिटल डी रहने दें। और यहाँ पे अपने एक बात और क्या देख पा रहे हैं, तो अपने एक और बात ये देख पा रहे हैं that at near point the magnification is definitely going to be greater than 1। तो ये 1 plus d by f आ रहा, तो मतलब ये तो श्योर हो गया कि at near point the magnification will surely be greater than 1। यहाँ पे ये वाला बात भी लिख लेते हैं, at near point the magnification will always be greater than 1, will always be greater than 1। अब यहाँ पे अपने ऐसे बात करते हैं फार पॉइंट के लिए। फॉर फार पॉइंट लॉजिकली सोचेंगे तो ज्यादा आसानी से एक बार में समझ आ जाएगा। तो लॉजिकली अगर अपने ऐसे सोचे फार पॉइंट का मतलब हो गया इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, यही तो फार पॉइंट का मतलब हो गया क्या होता है। अपने जब बोल रहे थे ह्यूमन आई का फार पॉइंट क्या बोले इंफिनिटी, तो इमेज मस्ट बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी फॉर फार पॉइंट। तो अगर मैं इसका बात अगर कर रहा हूँ कि एक कन्वर्जिंग लेंस है तो कब इमेज इंफिनिटी पे होगा, तो मैं बोलता हूँ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, बोल सकते हैं ना भाई, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो अपने यहाँ पे एक बात लिखते हैं कि फॉर फार पॉइंट लिखा जाए बात, for the image to be formed at infinity, for the image to be formed at infinity,
The object must be at focus. Must be at focus. So the object must be at focus. तो जो हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया, hence magnification m which is equal to d by u, तो u must be equal to f. So we can write m is equal to d by f. तो जो m equal to d by f है क्या, ये भी फॉर्मूला है क्या, ये भी फॉर्मूला है. दिस इज फॉर फार पॉइंट, दिस इज फॉर फार पॉइंट. So this is the magnification when the image is produced at far point. This is the magnification when the image is produced at far point. तो हम लोग बेसिकली करते क्या है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे जैसे मैंने जैसे कहा धीरे धीरे अपने सीखेंगे तो और क्लैरिटी आएगा. तो अल्टीमेटली ऑब्जर्वर तो हम ही लोग हैं, ह्यूमंस आर द ऑब्जर्वर. So if humans are the observer and humans are going to view the object, so our objective is to get the image between the near point and the far point. यही तो काम है ना हमारा. या तो नियर पॉइंट या तो फार पॉइंट, ये दोनों के बीच में हम लोगों को इसका इमेज ऑब्टेन करना है टू गेट द बेस्ट विजुअलाइजेशन, टू गेट द बेस्ट विजुअलाइजेशन. और इसीलिए अपने दोनों चीजों के ऊपर बात करेंगे. तो जैसे अभी हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए बात किया, तो दोनों चीजों के ऊपर बात किया कि भाई नियर पॉइंट पे अगर अपने को इमेज ऑब्टेन करना है तो क्या कंडीशन होगा, कैसे करना है. फार पॉइंट पे ऑब्टेन करना है तो कैसे करना है, तो ऐसा करना है. एंड देन वी कैलकुलेटेड द कोरस्पॉन्डिंग मैग्निफिकेशन की क्या मैग्निफिकेशन आएगा, तो ऐसा मैग्निफिकेशन आ गया. ठीक है ना भाई. एक क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन हो जाए. क्वेश्चन है, अ मैन विथ नॉर्मल विजन, a man with normal vision is reading with magnifying glass of focal length 5 centimeter. A man with normal vision is reading with a magnifying glass of focal length 5 centimeter, of focal length 5 centimeter. What is the closed and farthest distance from which he can read the book? What is the closed and the farthest distance from which he can read the book? He can read the book. तो जैसे इस सवाल को अगर अपने करें तो अपने बड़े आसानी से बात करते हैं. तो फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इज गिवन टू अस एज 5 सेंटीमीटर, और पूछा गया है कितना नियर से या कितना दूर पे किताब को रखे कि वो आसानी से रीडिंग कर पाए. तो अपने सबसे पहले क्लोज डिस्टेंस को सॉल्व करते हैं. तो अपने लिखते हैं लेट द क्लोज डिस्टेंस बी यू, लेट द closest distance be u such that v is at 25 सेंटीमीटर. ये तो ना जिसको अपने क्या बोलते हैं, जिसको अपने बोलते हैं नियर पॉइंट, नियर पॉइंट. तो ऐसा जगह पे ऑब्जेक्ट रखना है कि जो इमेज बने वो 25 सेंटीमीटर बने, तो अपने आराम से पढ़ पाए. नियर पॉइंट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो अब अगर अपने फॉर्मुलेशन अगर अपने अप्लाई कर दें तो v 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. Then we write minus 1 by 25 minus 1 by u is equal to 1 by 5. तो 1 by u can be written as, ये प्लस हो जाएगा, तो 1 by u can be written as 1 by 5 plus 1 by 25, that is minus 6 by 25. So over here we get u is equal to minus 25 by 6 centimeter, which we obtain as minus 4.17 centimeter. तो अपने माइनस ही रहने देते हैं, तो u का वैल्यू ऐसा आ जाएगी. तो u is equal to minus 4.17 सेंटीमीटर. माइनस का साइन
अगर आप पैरेलल लेंगे तो प्लस में वैल्यू आ जाएगा 4.17, तो 4.17 सेंटीमीटर आ गया। और अगर अपने देखते हैं फॉर द फारदेस्ट डिस्टेंस, अपने देखते हैं लेट दी farthest distance be u1 this time, such that v is at infinity, that is far point, that is far point। ये तो आसान सवाल हो गया। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसको अगर इंफिनिटी कर दे तो 1/f इज इक्वल टू 1, f इज इक्वल टू u। देखो 5 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। u इज इक्वल टू -5 बोलो या 5 सेंटीमीटर बोल दो। So if the object is placed between 4.17 centimeter and 5 centimeter, so this man is going to have good visualization. This man is going to have good visualization. So if the object is placed between these two aspects, then he will be having good visualization. हाँ तो इसको -5 कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कहा तो ये 4.17 से 5 सेंटीमीटर के बीच अपने पकड़ेंगे, है ना। और यहाँ जैसे ऐसा कुछ हो जाए कि अगर मैग्निफिकेशन दिया है कि एट फार पॉइंट इट इज 5, नियर पॉइंट क्या हो जाएगा 1 + 5, 6 हो गया आंसर सीधा। या ये दिया है 6, तो इसके लिए क्या होगा, तो 6 - 1 5 हो गया। तो ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो करना आना चाहिए। नेक्स्ट अपने खेलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो नाउ विद सिंपल माइक्रोस्कोप वी हैड सम ऑब्लिगेशन। तो क्या भाई, एक अकेला लेंस है, तो एक अकेला लेंस से अपने कितना कितना गुना बढ़ा लें, 5 गुना बढ़ा लें, 4-5 गुना बढ़ा लें। फिर अगर उससे ही बड़ा मैग्निफिकेशन अगर करना है तो अपने क्या करेंगे। तो नाउ इन ऑर्डर टू मैग्नीफाई मोर वी नीड अ बेटर माइक्रोस्कोप व्हिच इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अपने पढ़ते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो ऐसा दिखेगा। तो इसमें क्या क्या बात है, तो हमने सबसे पहले तो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई सिंपल माइक्रोस्कोप जो था उसका अपना एक एबिलिटी है कि वो इतना मैग्नीफाई कर पाएगा। वो हर जैसा बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन तो नहीं कर पाएगा, इट विल हैव इट्स ओन लिमिटेशंस। सो दैट इज व्हाई वी यूज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यूज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहला चीज अगर अपने देखें तो इट इन्वॉल्व्स टू लेंसेज, इट इज इन्वॉल्विंग टू लेंसेज। जो जो चीज अभी बता रहे हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी सिंपल सिंपल यही सही सवाल पूछ लिया जाता है। द लेंस विच इज क्लोज टू द ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस। ये तो नहीं पूछा जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा बेसिक हो गया। एंड द लेंस विच इज क्लोजर टू द आई इज रेफर्ड एज आई पीस। तो अगर अपने टेलीस्कोप भी पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस का बात तो यही रहने, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट बात अगर अपने करें इसके ऊपर जो कि इंपॉर्टेंट है, तो अपने बोलते हैं अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विल हैव अ स्मॉल एपर्चर, इट विल हैव अ स्मॉल एपर्चर। अब यहाँ थोड़ा सा बात अपने करते हैं एपर्चर का मीनिंग क्या होता है। और एक और बात, दैट द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस लेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये इतना बात पहले क्लियर हो जानी चाहिए। तो एपर्चर का मीनिंग होता है ओपनिंग, मतलब कितना लाइट को एंटर करने के लिए दिया जाना है। How much light is being allowed to enter into the optical instrument is called as the aperture of the optical instrument। तो अगर कभी भी अपने छोटे चीजों को देखना चाहते हैं तो अपने चाहते हैं कि भाई जितना चीज हमने देखना चाहते हैं अपने उतना ही लाइट को अलाउ करें एंटर करने के लिए। बेवजह बहुत सारा लाइट अगर एंटर हो जाएगा तो we will get confused with what you are viewing। तो इसीलिए क्या किया गया, स्मॉल एपर्चर। अब जैसे तुम आसमान में किसी चीज को देखना चाहते हो और रात के वक्त, तो तुम चाहते हो जितना ज्यादा लाइट एंटर करे उतना बढ़िया होगा। तो अपने जब टेलीस्कोप बनाते हैं तो टेलीस्कोप के लिए अपने बोलते हैं लार्ज एपर्चर, माइक्रोस्कोप के लिए अपने बोलते हैं स्मॉल एपर्चर, ठीक है ना भाई। एंड ओवर हियर वी कैन सी दैट द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस लेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट सा देखो, ये सब सवाल आईआईटी में पूछा गया। पूछेगा कि भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में जो इंटरमीडिएट इमेज बनता है
जैसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, उसका एक रियल इमेज यहाँ पे ऑब्टेन हुआ, तो ये कैसा इमेज है, ये रियल इमेज है, ये इन्वर्टेड इमेज है, ये मैग्नीफाइड इमेज है। तो इतना सा बात पूछ लिया गया था एक बार। What is the which of the following matches with the characteristics of the intermediate image formed by compound microscope? तो कैसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा इमेज बना रहा है, तो रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड इमेज इज ऑब्टेन्ड इन बिटवीन, मतलब इंटरमीडिएट मतलब बीच में। फिर जो फाइनल इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, तो वो अगर इस इमेज के कंपैरिजन में अगर देखें तो इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है, वर्चुअल है, ठीक है ना, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है, वर्चुअल है। तो अपने ऐसा बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो बेसिक बात है वो हो जाए, फिर अपने न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे कि इसका इक्वेशन क्या हो क्या नहीं, ये सब बात अपने फिर करते हैं। तो पहले इतना बात क्लियर हो गया। अब अपने यहाँ पे क्या करते हैं, अब जैसे हम डिस्टेंस पैरामीटर्स वगैरह लिखना स्टार्ट अगर करें, तो इफ आई से ओवर हियर दैट दिस डिस्टेंस इज u, this is the focus of the objective lens, we say f0। ये जो पहला इमेज जो बना है इसको मैं बोल देता हूँ कि किसी v डिस्टेंस पे बना है। ये हो गया, आपने बोल देते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस, तो ue बोल देते हैं इसको। एंड देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द आई पीस। The image is formed at a distance d from the eyepiece। तो ये जैसा ऐसा बात हो गई। तो अगर अपने ऑब्जेक्टिव लेंस का बात करें, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस के केस में क्या होगा, तो मैं बोलता हूँ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, इस लेंस के ऊपर अगर मैं चर्चा करें, तो भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी रिटन एज -v, इमेज डिस्टेंस विल बी रिटन एज +v, फोकल लेंथ इज रिटन एज +f0। साइन कन्वेंशन ऐसा हो गया। And then if we apply this formula that 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, so over here we get that v is equal to u f0 upon u minus f0, u f0 upon u minus f0, ठीक है ना। And now if I talk about magnification by objective lens, magnification by ऑब्जेक्टिव लेंस, तो इसको अपने m0 नाम दे देते हैं, m ऑब्जेक्टिव mo नाम दे देते हैं। तो दिस विल बी रिटन एज -v by u। तो m0 को अगर अपने -v by u अगर लिखें, तो v हम लोगों ने कैलकुलेट किया, by u अगर अपने कर दें तो v गेट -f0 अपॉन u -f0, -f0 अपॉन u -f0। ठीक है ना। तो पहले हम लोगों ने सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर बात किया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में हम लोगों ने इतना सारा बात कर लिया कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए तो यही वाला मैग्निफिकेशन आने वाला। यहाँ पे तो अपने इमेज को व्यू कर नहीं रहे, इमेज व्यू नहीं कर रहे ना भाई। यहाँ पे जहाँ पे इमेज व्यू करेंगे वहां पे अपने कैसा बात करेंगे, एक नियर पॉइंट का बात करेंगे और एक फार पॉइंट का बात करेंगे। यहाँ पे इमेज तो बीच वाला इमेज को तो अपने को दिखेगा भी नहीं, अपने यहाँ से देख रहे हैं। तो जो बीच वाला इमेज है उसके लिए तो मैग्निफिकेशन ही रहने वाला -f0 अपॉन u -f0। ये वाला बात क्लियर हो जाना चाहिए भाई। अब अपने जब बात करेंगे आई पीस के लिए, तो आई पीस के लिए जरा सोच करके देखो, तो ये तो बिल्कुल वैसा ही डायग्राम हो गया जो अभी अपने सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए पढ़े थे, कि एक ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस करेंगे तो इसका एक इमेज ऐसा बन जाएगा, ऐसी था ना। अरे ये वाला डायग्राम को एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दिया गया, ऐसा ही बोल सकते हैं ना। अगर ये वाला डायग्राम ये था, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको इसी एक्सिस में रिफ्लेक्ट अगर कर देंगे तो ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, ऐसा ही तो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मतलब इसका बात ये हो गया कि जो नियर पॉइंट और फार पॉइंट का जो फॉर्मूला पहले निकाला था वही एप्लीकेबल है, 1 + d/f और 1 और d/f, सीधा सीधा बात, ठीक है। तो और अच्छा, अपने ऐसा बोलते हैं कि जब भी 2 से ज्यादा अधिक मैग्निफिकेशन होता है इन केस ऑफ एनी लेंसेज या मिरर, तो अपने क्या बोलते हैं, नेट मैग्निफिकेशन इज m1 m2, ठीक। तो अब अगर ऐसा है
तो ऑब्जेक्टिव लेंस का हम लोगों ने निकाल लिया। आई पीस का मैं लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ मैग्निफिकेशन बाई आई पीस मैग्निफिकेशन बाई आई पीस, we are referring it as ME, so it is 1 plus D by FE, and this formula is applicable for near point. This formula is applicable for near point, and we write therefore total magnifying power, total magnifying power, which is M is equal to M naught ME. So we can write M is equal to minus V by U 1 plus D by FE. ठीक है ना, जब माइनस V by U हम ये वाला लिख दिए वाला, ठीक है, ये वाला लिख दिया D by FE। आप चाहें तो आप ये वाला पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने वो वाला पुट, ये वाला पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा, एट फार पॉइंट, अब अगर मैं लिखता हूँ इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट फार पॉइंट, फॉर इमेज प्रोड्यूस्ड एट फार पॉइंट, तो फार पॉइंट अगर होगा तो एमई का जो वैल्यू है वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा डी बाई एफ ई। so therefore total magnifying power in this case, total magnifying power in this case, so this time it will become minus of v by u d by fe। तो आपको टर्म ऐसे समझ में आना चाहिए कि जो एक टर्म अपने लिख रहे हैं वो वाला टर्म हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, और जो उसके बाद लिख रहे हैं वो किसके लिए हो गया, वो हो गया आई पीस के लिए। तो आई पीस के लिए हम लोग फॉर्मूला जैसे डिसाइड करें वो वाला बात की समझ में आना चाहिए, 1 plus d by fe is for near point and d by fe is for far point। तो ये आइडिया भी एकदम क्लियरली बैठ जाना चाहिए दिमाग में कि टोटल मैग्नीफाइंग पावर अपने कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब जैसे एक और सवाल आता है इसके ऊपर, तो एक और सवाल आता है उसके ऊपर भी अपने पहले बात कर लेते हैं। दैट इज रेफर्ड एज द ट्यूब लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये ट्यूब लेंथ कितना होना चाहिए, तो हेडिंग डाला जाए ट्यूब लेंथ ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये वाला बात एकदम क्लियरली दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि if the object is placed at focus the image is formed at infinity। तो जब फायर पॉइंट वाला बात हो रहा है तो इसका मतलब फिर से, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इमेज बना है ये आई पीस के फोकस पे बना है, ये आई पीस के फोकस पे बना है। तो अगर ये आई पीस के फोकस में बनेगा तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक है ना, ये फायर पॉइंट यही रिप्रेजेंट करता है। ओके फाइन। तो अब अपने जब बोलते हैं कि ट्यूब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो ट्यूब लेंथ का मीनिंग क्या होता है, तो लिखा जाए ट्यूब लेंथ of a compound microscope, tube length of a compound microscope is the distance between objective and the eyepiece lens, objective and the eyepiece lens। The tube length of the compound microscope is the distance between objective and eyepiece lens। So if it is distance between objective and eyepiece lens, तो अगर अपने इस डायग्राम पे अगर अपने आ जाएं, तो if it is distance between objective and eyepiece lens, then I can say that it is v plus ue। यही तो ट्यूब लेंथ हो गया ना। तो ट्यूब लेंथ का वैल्यू क्या हो गया, ये v और ये ue, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेंस। तो अपने यहाँ पे आसानी से लिख लेते हैं कि द ट्यूब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हिच वी राइट एज l इज इक्वल टू v प्लस ue। अब गेम ऐसा है कि ये वैल्यू बदलते रहते हैं, तो ये वैल्यू अगर बदलते रहते हैं तो मैं लिखता हूँ कि देयरफॉर l इज इक्वल टू, तो v को तो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट इसी दिन के लिए किया था, तो v इज इक्वल टू u f नॉट अपॉन u माइनस एफ नॉट, ठीक है ना। और ue हम लोगों ने जब ये पढ़ा था तभी कर लिया था कैलकुलेट, इसके लिए जो कैलकुलेट करेंगे वही वाला बात, ठीक है ना, ये वाला बात, ये
डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ, ये रही तो है। तो अगर ये दोनों को अगर अपने ऐड अगर कर देते तो ट्यूब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ जाएगा। फिर कैलकुलेट करना चाहो फिर कर सकते हो ना, फिर कैलकुलेट करना चाहो फिर कर सकते हो। तो अपने बोल देते हैं दिस इज इक्वल टू यू एफ नॉट अपॉन यू माइनस एफ नॉट प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अपने बोल देते हैं दिस इज एट नियर पॉइंट, एट नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट मतलब डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, बार बार बोलते रहूंगा। एट नियर पॉइंट मतलब इमेज आई कब दिखेगा, 25 सेंटीमीटर पे दिखेगा। फार पॉइंट के लिए मैंने फिर समझाया था तुमको कि जब फार पॉइंट हो रहा है तो मतलब ये कहाँ पे है, ये मतलब फोकस ऑफ आई पीस है। तो अगर यूई अगर एफ के बराबर है तो इसका वैल्यू क्या हो गया, वी प्लस एफ। हेलो, ये वी प्लस एफ हो जाएगा ना। तो अपने लिख देते हैं, अगर अपने बोलते हैं कि अगर ये फार पॉइंट का बात अगर हो तो एल इज इक्वल टू यू एफ नॉट अपॉन यू माइनस एफ नॉट प्लस एफ ई। तो ये हो गया एट फार पॉइंट, ये हो गया एट फार पॉइंट। तो यू इज इक्वल टू एफ ई एट फार पॉइंट, ठीक है ना। So this is giving us the value of tube length of the compound microscope. The tube length of the compound microscope. तो अपने सवाल कर लेते थोड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर। यहाँ तक सारा बात क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नोट किया जाए। A compound microscope has magnifying power 30. A compound microscope has magnifying power 30. If the final image is at near point, if the final image is at near point, and the focal length of eyepiece is 5 centimeter, and the focal length of eyepiece is 5 centimeter, then find the magnification produced by objective lens. Then find the magnification produced by the objective lens. Then find the magnification produced by the objective lens. Total magnifying power is given as 30. Final image is near point, that near point, that is 25 centimeter. Focal length of eyepiece is 5 centimeter. So we have to find the magnification of objective lens. अपने करते कैसे इसको, तो मैं बोल देता हूँ भाई टोटल मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एम नॉट इंटू एम ई। ऑब्जेक्टिव जितना मैग्निफिकेशन किया वो मल्टीप्लाई बाई आई पीस जितना मैग्निफिकेशन किया वो। तो टोटल मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन टू अस एज 30। एम नॉट पूछा गया है और एम ई के बारे में हमको जानकारी निकालना है ना भाई। तो इफ आई टॉक अबाउट एम ई, द क्वेश्चन इज सेइंग दैट एट नियर पॉइंट यानी कि 1 प्लस डी बाई एफ, यही तो 1 प्लस ये हो गया 25/5, खत्म हो गया गेम। दिया हुआ ना नियर पॉइंट मतलब d इज इक्वल टू 25, फोकल लेंथ इज गिवन टू अस एज 5, तो वैल्यू हो गया 6। तो देयरफॉर 30 इज इक्वल टू m नॉट इनटू 6, सो m नॉट इज इक्वल टू 5। सिंपल सिंपल, ऐसा कर देंगे भाई।
So in this present context, we are dealing with telescope. तो एज सच अगर अपने देखें तो टेलीस्कोप का क्लासिफिकेशन अगर अपने करें तो काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप हो जाएगा जो अपने डील कर भी चुके हैं, जैसे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप. So but in the present context we are only trying to understand the working of refracting telescope, and followed by that we will be working of reflecting telescope. तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या करता है उसके ऊपर अपने चर्चा करें, उसके पहले अपने एक बात कर लेते हैं कि टेलीस्कोप क्या करता है. तो टेलीस्कोप इज बेसिकली अ डिवाइस दैट रिजॉल्व्स एंड ब्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्लोजर. अपने सबसे पहले अगर अपनी बात अगर लिखें तो मैं लिखता हूं टेलीस्कोप is an optical instrument that resolves and brings objects closer यहाँ आपने ऐसा एक और बात लिख लेते हैं, इट प्रोवाइड्स एंगुलर मैग्निफिकेशन. It provides angular magnification of distant objects. अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जैसे अगर मैं ऐसा कहीं बोलता हूँ कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज 20, तो इससे अपने क्या मतलब निकालते हैं. तो जनरली स्टूडेंट ये मतलब निकाल लेते हैं कि अगर मैग्नीफाइंग पावर अगर 20 है, इसका मतलब हो गया कि भाई जो इमेज होगा वो 20 टाइम्स लार्जर होगा. तो ऐसा नहीं होता है, होता क्या है, अपने बोलते हैं इफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 20, then it implies that the image will appear 20 times nearer. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. Whenever we say that the magnifying power of a telescope is 20, this implies that the image is 20 times nearer. इमेज जो है वो 20 टाइम्स बिगर नहीं हुआ है, 20 टाइम्स नियरर आ गया. तो 20 टाइम्स नियरर, द इमेज अपीयर्स 20 टाइम्स नियरर. ये बात क्लियर हो जाना चाहिए. अच्छा, अब जैसे कि पहले हम लोगों ने डिस्कस किया माइक्रोस्कोप, तो उसमें भी वी डिस्कस्ड अबाउट द टू एस्पेक्ट्स कि भाई एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आई पीस होता है. सो द लेंस विच इज क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट इज ट्रीटेड एज ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड द वन दैट इज क्लोजर टू द आई इज ट्रीटेड एज आई पीस. और वहां पे हम लोगों ने देखा कि भाई स्मॉल अपर्चर होता था. तो इन केस ऑफ टेलीस्कोप द अपर्चर इज लार्ज. और अपने एक काम करते हैं, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. So we start discussing about refracting telescope. तो अगर अपने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का अगर एक बेसिक डायग्राम देखें तो ये एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, where we consider this one as the objective lens and this one as the eyepiece. So if we understand this diagram, so the first thing which we say is that since the rays of light are coming from very far away, so we have drawn the rays of light that are coming parallel to each other. And if the rays of light are coming parallel to each other, then one thing is sure, that they will converge on the focal plane. So if the rays are converging at focal plane, then I can say that this distance, the distance where the object is, the image is formed and the rays of light are actually converging, can be regarded as the focus of the objective lens f0. And over here we consider this distance as UE, that is the distance of the image from the eyepiece. And then we can say that there will again be the same two possibilities, that the image can be formed at the near point or the far point. So in this present diagram which we have
drawn. So we have drawn that the image is obtained at the far point for the observer, that is I. तो भाई diagram कुछ ऐसा हो गया. So over here we have alpha as the angular size of object. So we'll write angular size of the object using this particular parameter, and then we will write angular size of the image using the parameter beta. So if we start expressing it, so over here we can say that the angular size of object so alpha can be written as h upon f naught, where f naught is the focal length of the objective lens. If I write angular size of the image, so we write beta is equal to h upon ue. So this was written as h upon f naught, since this distance is f naught. And again we are writing this as, this is h and this is ue, so we are writing it as h upon ue. So this is how we express the angular size of object and angular size of image respectively. And hence, if I write magnifying power of a telescope, so the magnifying power of telescope can be written as beta by alpha, that is angular size of image to the angular size of object, and this will turn out to be f naught upon ue. So now what we do is we apply lens formula for eyepiece. Applying lens formula for eyepiece. So if we apply lens formula, so I can say that the object distance for eyepiece is ue. So if I consider that the image is formed at D, so in this current diagram, the image is formed at infinity, that is we are considering that the image is formed at the far point. But if we are also deducing the formula for near point, so I'm writing that let the image be formed at D, then the focus is equal to Fe. So then by applying lens formula, I can write 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. And therefore, minus 1 by D plus 1 by UE is equal to 1 by Fe. And therefore, UE can be written as dFe upon D plus Fe. So this is the value for UE, which we can replace in the magnifying power equation. So over here, if I write for the image produced at near point, for the image produced at near point, that is we will be taking D as 25 centimeter. So I can say that the value will be written as F naught upon UE. So UE we are replacing it with dFe upon D plus Fe, and hence formula takes the form F naught Fe D plus Fe by D, or we can rewrite this as F naught upon Fe 1 plus Fe by D. So this is the formulation for the magnifying power at the near point. If we write for the image produced at far point, for the image produced at far point. So for the image produced at far point, if we write m infinity, so if the image is produced at infinity, that is D approaches infinity, so we can write that this term will become 0, and the formulation will simply be F naught upon Fe. F naught upon Fe. And over here we are introducing a negative sign. The negative sign is introduced solely because of the fact that the inverted image will be formed.
the negative sign is introduced because an inverted image will be formed. So we are just writing the magnitude, then we can stick with the formulation f naught upon fe1 plus fe by d. But since the image is inverted, so we are introducing a negative sign. So if I explain this part, which is a much convenient and easy part, so over here we can simply say that for the rays of light to become parallel to each other, the ray of light must be emanated from the focus of the eyepiece. And over here, since the ray of light is coming from infinity, they must converge at focus of the objective lens. And in order to again go back to infinity, this must be focus of the eyepiece. So in this case, we can say that if this is f naught and this is fe, so the tube length of telescope will become f naught plus fe. In case when the image is obtained at far point, the tube length of the telescope will become f naught plus fe. Whereas in case of near point, so if I write the another aspect, the tube length of the telescope, so if I write for near point, the tube length of the telescope L is equal to f naught plus uv, and therefore L can be written as f naught plus uv can be written as dfe upon d plus fe, where d is 25 centimeter and f naught and fe are the focal length of the objective lens and eyepiece lens. And if I write for far point, then we can write that L is equal to f naught plus fe. So this we have already explained. L is equal to f naught plus fe. So these are the different kinds of problems that are raised on refracting telescope. Now let us deal with a reflecting telescope. So let's begin with a reflecting telescope. So as the name is suggesting, so in case of reflecting telescope, we use the principle of reflection of light. So in this case, what is being done? So the rays of light are coming from very far off point, it is infinity. So these rays are coming parallel to each other, and they are converged at a point using this objective mirror, which is a concave mirror. Now this is converging at a point where we have placed a secondary mirror. Now based on this secondary mirror, the reflecting telescope is given different names. Sometimes if in this case we are using a plane mirror. So if we are using a plane mirror which is inclined at 45-degree angle, so this is referred as a Newtonian reflector. If instead of a plane mirror, if we use a convex mirror, if the secondary mirror is the convex mirror, which will produce a point image of the object which can be viewed by this observer, then it will be referred as Cassegrain reflector. And if a combination of convex and plane mirror is used, then it is referred as code reflector. So ultimately the working is going to be same, that the rays of light will be coming from infinity, will be converged at a point using this objective mirror, and then the final image is produced using a secondary mirror, which can be a plane mirror in case of a Newtonian reflector. A Cassegrain reflector will use a convex mirror, or a combination of two in case of a cold reflector. So these are the various types of telescope that we deal in.